हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इतिहास के द्वितीय चैप्टर पर प्रकाश डाल रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? 3 देशों के समूह को इंडो चाइना कहा जाता है। कौन कौन सा देश है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तब इंडो चाइना जो है यह 3 देशों का समूह है। कौन कौन सा देश? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो थी वो वियतनाम की थी, क्योंकि वियतनाम सिल्क रूट पर पड़ता था। सिल्क रूट उस रूट को कहा जाता था मध्यकाल में और आधुनिक काल में, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय जिस मार्ग से सिल्क का व्यापार होता था उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। और इस मार्ग द्वारा केवल सिल्क का ही व्यापार नहीं होता था, बल्कि विचारों का आदान प्रदान, सैनिक आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान इसी मार्ग के द्वारा होता था। यह विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति वाला देश था। तब वियतनाम में बहुत सारे संस्कृतियों के लोग, बहुत सारी सभ्यताएं थीं और 17वीं शताब्दी तक चीन का वियतनाम पर प्रभाव था। किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जैसा कि हमने लिखा है, फ्रांसीसी सेना 1858 के लगभग इसी मार्ग द्वारा वियतनाम में प्रवेश की और पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। 19वीं शताब्दी 1887 में फ्रांस चीन युद्ध हुआ। संधि के अनुसार फ्रेंच इंडोचीन का गठन हुआ। मतलब कि जो पहले वियतनाम सिल्क रूट पर पड़ता था वो उस पर किसका प्रभाव था? चीन देश का प्रभाव था, यानी चीनी प्रभाव था। और जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था राष्ट्रवाद में, कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के फलस्वरूप उपनिवेशवाद की भावना का विकास हुआ और यूरोप के देशों में उपनिवेश स्थापित करने की जैसे होड़ लग गई। और उसी दौर में, उसी भाग दौड़ में फ्रांसीसी भी शामिल हो गए और फ्रांसीसियों ने वियतनाम में 1858 में सिल्क रूट द्वारा प्रवेश किया। शुरू में व्यापार के लिए, जैसा कि ये लोग भारत में आए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी प्रवेश किए। किंतु बाद में 1887 में फ्रांस का चीन युद्ध हुआ और इस प्रकार फ्रेंच इंडोचीन का गठन हो गया। अब इसको हम इस प्रकार से पढ़ करके आप लोगों को समझा दे रहे हैं। इंडो चीन में फ्रेंच उपनिवेशवाद, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। अभी हम बताए हैं कि इंडो चाइना 3 देशों का समूह है। कौन कौन सा देश है इसमें? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इस क्षेत्र के जो है शुरुआती इतिहास से हमें पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज थे और पूरे क्षेत्र पर चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा है जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता है और इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों का खूब आवागमन चलता था। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। 80 के दशक
के मध्य तक आते आते उन्होंने देश के उत्तरी क्षेत्र पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। यानी कि अभी अभी मैंने बताया था जैसा कि कब फ्रांसीसी सेना यहाँ प्रवेश की थी 1858 में, और 1880 आते आते क्या हो गया कि वियतनाम के उत्तरी क्षेत्र पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन और अनाम पर भी कब्जा जमा लिया। 1887 में फ्रेंच इंडोचीन का गठन हुआ, दोनों में संधि हुई चीन और फ्रांस में। फलतः 1887 में क्या हुआ, इंडोचीन का गठन हुआ। बाद के दशकों में एक ओर फ्रांसीसी शासक वियतनाम की ओर अपना कब्जा जमाते गए तो दूसरी ओर वियतनामियों को यह बात समझ में आ गई कि हाथों से क्या क्या गंवा चुके हैं। इसी विचारधारा से वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध का विकास हुआ। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि वियतनाम में क्या हुआ, पहले चीन के अंतर्गत वियतनाम था, फिर फ्रांस के अधीन हो गया और फ्रांस का उपनिवेश बन गया। तो फ्रांसीसी जनता को, जैसा कि उपनिवेशवादी सरकार करती है, उपनिवेशवासियों की जनता का शोषण करना विभिन्न प्रकार से और जनता को कोई सुविधाएं उपलब्ध न कराना, उपनिवेशों को केवल कच्चे माल सप्लाई करने का क्षेत्र समझना, ये सब जो कारण होते हैं वही किसी उपनिवेश में आंदोलन के कारण होते हैं। तो हम अब राष्ट्रवादी आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला कारण क्या है, जो उपनिवेशवाद, जैसा कि अभी हमने बताया। दूसरा है उपनिवेशवासियों का शारीरिक व आर्थिक शोषण करना। तीसरा, यातायात के साधनों का विकास। उपनिवेश में जब कोई देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाता है तो वहाँ अपनी सुविधानुसार क्या करता है, यातायात और संचार के साधनों का विकास करता है, जिसका लाभ किसको मिलता है, उपनिवेश वासियों को मिलता है। और इसी माध्यम से राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार होता है और फिर उपनिवेश स्थापित करने वाले देश के खिलाफ उपनिवेश के लोग आंदोलन करते हैं। और अगला है औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। जब कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, अधिकार कर लेता है, तो अपने ढंग से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन लाता है। ऐसे ही फ्रांस द्वारा यहाँ टोकिन फ्री स्कूलों की स्थापना की गई, जिसमें फ्रांसीसी सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में शिक्षा दी जाती थी और वियतनामियों की साहित्य शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। और अगला टॉपिक है उपनिवेशवासियों पर धर्म प्रचार एवं परिवर्तन का दबाव। जैसा कि भारत में भी हुआ, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ेंगे तो याद करना आसान रहेगा। जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो क्या करना शुरू किया, लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया, विभिन्न तरह का प्रलोभन दे करके। तो देशवासियों में इसके खिलाफ क्या हुई, विरोध की भावना प्रबल होती चली गई, जो कि 1857 में क्रांति का कारण बनी थी। ऐसे ही यहाँ पर उपनिवेशवासियों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था, अपने धर्म को लादा जाता था, इसलिए यहाँ पर संघर्ष आरंभ हो गया। और आज़ादी के लिए संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, बुद्धिजीवियों का होता है। और अंततः अमेरिका एवं वियतनामियों में संघर्ष हुआ और 1975 में वियतनाम एक राष्ट्र बना। अब इसको हम किताब से समझा दे रहे हैं। एक ज़माने में प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और उपनिवेश क्यों स्थापित किए जाते थे, प्राकृतिक संसाधन स्थापित करने, हासिल करने और साजो सामान को जुटाने के लिए उपनिवेश बनाए जाते थे।
दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह अभी मैंने बताया कि फ्रांसीसी भी दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है, ऐसा समझने लगे थे। और उपनिवेशकों द्वारा नदियों का उपयोग व्यापार और परिवहन के लिए किया जाता था। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकंग डेल्टा क्षेत्र में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनवाई। जब उपनिवेश स्थापित कर लिया तो क्या करना शुरू किया? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरें बनवाना शुरू किया। और किस क्षेत्र में बनवाया? मेकंग डेल्टा क्षेत्र में। और जल निकासी का भी प्रबंध किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं निकाली गई। ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाया गया, मतलब जो लोग काम नहीं करना चाहते थे उनको भी ज़बरदस्ती काम पर लगाया गया। और इस प्रकार 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया। और इसी दौरान क्या हुआ? व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाज़ ही पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया गया। तब यातायात के साधनों का विकास क्यों किया गया? व्यापारिक वस्तुओं के आने जाने के लिए, फौजी टुकड़ियों की आने जाने के लिए और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए क्या शुरू किया गया? संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण। और एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया जो पूरे इंडो चाइना से होकर के गुजरता था। इसके माध्यम से वियतनाम उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गया। यह नेटवर्क 1990 में बनकर तैयार हुआ और उसी समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके द्वारा कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के रास्ते होते हुए वियतनाम को श्याम उस समय जिस देश को कहा जाता था उसे अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, से जोड़ दिया गया। 1920 के दशक तक आते आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनागत परियोजनाओं को तेजी से बढ़ाया जाए। वहाँ के लेखक निर्माता पॉल बर्नार्ड क्या थे? निर्माता थे और लेखक भी थे। इनका मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। जब विकास होगा तभी उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं और अगर विकास नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं होगा, वे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने में असमर्थ रहेंगे और जब सामान नहीं खरीदेंगे तो बाज़ार क्या होगा? नहीं बढ़ेगा और फ्रांसीसी व्यवसायियों को लाभ नहीं होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही फ्रांस में आधुनिकीकरण जैसा कि रेलवे लाइन बिछाना, पूरे फ्रांस को चाइना को रेल मार्ग से जोड़ देना, कि नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सब काम क्यों किया गया? अपने फायदे के लिए, बाजार को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया। और वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के जंगलों पर आश्रित थी। बर्नार्ड की राय के विपरीत फ्रांसीसियों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। क्षेत्रों में जमींदारों का बोलबाला था और जीवन स्तर गिरता जा रहा था। इस तरह से फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की ज़रूरत थी, लेकिन गुलामों को पढ़ने लिखने से समस्याएं पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनामी लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल उठा सकते थे, इसलिए फ्रांसीसी नागरिक उन्हें कोलोन कहते थे।
को भय था कि स्थानीय लोगों को शिक्षा प्रसार से कहीं उनके पास धंधे और नौकरियां भी हाथ से न जाती रहें। इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार तो कोई पुलिस वाला था। इसलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने के विरोध में थे। इसलिए यह विचार किया गया कि छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा शिक्षा का माध्यम बना दी जाए। फ्रेंच में संघर्ष के चरण यह हम अगले वीडियो में समझाएंगे।